Jai Hind, Namaskar, a very good morning to all my dear students and welcome to Examport CDS CAPF FCAT Exam Prep YouTube channel. Myself Chandan Roshan and I welcome you all on this important session of today's current affairs. सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस important morning session में, जहां मैं चंदन रोशन एक बार फिर आप लोगों के साथ आज के इस important क्लास को लेकर के अवेलेबल हूं। तो जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं एक बार सभी लोग मुझे रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड करें, ताकि आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को, आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को मैं आप लोगों के साथ इनिशिएट कर सकूं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो फटाफट, ताकि सभी बच्चे क्विकली सेशन को ज्वाइन कर सकें। ईच वन ऑफ यू प्लीज डू लाइक द सेशन एंड प्लीज डू शेयर द सेशन विद एवरीवन। सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दो। जितने बच्चे लाइव आ चुके हो आप लोग प्लीज डू इट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कल के न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला है कि विच कंट्री हैज नॉट साइंड द डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट अलोंग विद द यूएसए। इनमें से किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इंटरनेट के भविष्य के लिए जो घोषणा पत्र है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? यूनाइटेड किंगडम ने, कनाडा ने, फ्रांस ने या फिर इंडिया ने? आपको मैंने बताया था कि जो डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट है इसमें अमेरिका समेत टोटल 60 कंट्रीज जो हैं उन्होंने इस अकॉर्ड को क्या किया है, साइन किया है। 60 कंट्रीज हैव साइंड इट, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर न्यूज में कि ये जो डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट है इसको साइन करने के पीछे सिंपल रीजन ये है कि जो इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है उसको हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें। इंटरनेट फ्रीडम को हम इंक्रीज कर सकें और जो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है इसको हम ग्रास रूट लेवल तक क्या कर सकें, पहुंचा सके। ये इसका सबसे मेन मकसद है। इसको आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मैंडेट डॉक्यूमेंट गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसको आपको मुझे बताना है कि एग्जैक्टली ये है क्या, ठीक है ना। इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट ये है आप लोगों के लिए जो यहाँ पे रखी गई है कि भाई ये जो मैंडेट डॉक्यूमेंट है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का, इसके हिसाब से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है रिकमेंड्स द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन ओनली 2 एरियाज, सोशल एजुकेशन एंड लेट एज एजुकेशन। क्या पहला स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि सही है? मैंने कल ही बताया था आपको कि ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसको स्टैब्लिश किया गया था कब, तो आपको ध्यान रखना है सितंबर 2021 में एक 12 मेंबर्स की एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी। 12 मेंबर्स स्टीयरिंग कमेटी जो है इसके रिकमेंडेशन पे आपको ध्यान रखना है इस इंपॉर्टेंट मैंडेट डॉक्यूमेंट को क्या किया गया था, रिलीज किया गया था। और इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत ये कहा गया कि एक नई सिलेबस, एक नई कुरिकुलम और एक नई टीचिंग स्किल्स को हमें इंडिया में क्या करने हैं, इम्पार्ट करने की जरूरत है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बात यहाँ पे रखी गई थी और इसमें 4 अलग अलग एरियाज थे, 2 नहीं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 एरिया हो जाएंगे। स्कूल एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे टीचर एजुकेशन है और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि हमारा सोशल एजुकेशन है। तो इसमें 4 हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये बिल्कुल सही है। केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी जो स्टेटमेंट यहाँ पे हैं उसको क्या रखना है, आपको गलत है। यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? इस पॉइंट को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आज का नेक्स्ट सवाल ये है कि इन विच ईयर हैज इंडिया विटनेस्ड एन ऑल टाइम हाई इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। किस वर्ष में भारत ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को सर्वकालिक उच्च देखा? यानी कि पूछा गया कि वो कौन सा ईयर था जिसमें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला। ये पूछा गया आप लोगों से। इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व पूछा गई है कि इनमें से कौन से वर्ष में सबसे अधिक था। आपको बताया था कल मैंने कि सितंबर 2021 कौन सा ईयर है, तो सितंबर 2021 में भारत का जो विदेशी मुद्रा रिजर्व सबसे अधिक था और कितना था, 642.4 बिलियन डॉलर्स, ठीक है ना। ये कितनी है, 642.4 बिलियन डॉलर्स, या हम रफली कह सकते हैं 643 बिलियन डॉलर्स। ये हाईएस्ट रिजर्व था कब,
तो आपको ध्यान रखना है सितंबर 2021 में। एम आई क्लियर टू एवरीवन? और अभी ये इसलिए न्यूज में है कि कॉन्जिक्यूटिवली 7 वीक से, लगातार 7 हफ्तों से जो विदेशी मुद्रा के भंडारण है उसमें लगातार क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कमी आई है, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिवली फॉर द लास्ट 6-7 वीक्स द रिजर्व्स फॉर द फॉरेन एक्सचेंज हैव डिक्लाइन। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अगला सवाल ये है, द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC, ये जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछा गया है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, स्मॉल रिटेलर्स को बढ़ावा देना, मिलिट्री पर्सनल को बढ़ावा देना, या नन। तो आपको ध्यान रखना है जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है ये इनिशिएटिव है ताकि जो दो सबसे बड़े मल्टीनेशनल ई कॉमर्स जाइंट है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, जिन्होंने एक सर्टेन नंबर ऑफ सेलर्स को एक्सेस दे रखा है अपने प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, जिस कारण से जो खुदरा विक्रेता है, जो छोटे छोटे MSMEs हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्सपोजर नहीं मिल रही है। इस ONDC के द्वारा ये 5 सिटीज में लॉन्च किया गया है और इसमें 150 रिटेलर्स जो हैं इनको क्या की गई है, तो आपको ध्यान रखना है ऑनबोर्ड किया गया है। उनके द्वारा कैरी की जाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और इसका एक मकसद ये भी है जो MSMEs हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इनको हमें क्या करना है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस देनी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि एक चीज आप मान के चलो कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, आप ये मान के चल सकते हो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या है, तो एम्प्लॉयर है हमारे देश के अंदर। तो इसलिए इसकी एक खास अहमियत हो जाती है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अगला सवाल ये है कि इन विच सिटी हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन इनमें से किस शहर में किया है, ठीक है ना। PM मोदी के द्वारा जो सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 है इसको किस इंपॉर्टेंट सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? इज इट A बेंगलुरु, इज इट B हैदराबाद, इज इट C जयपुर, और इज इट गांधीनगर? ये पूछा गया। अच्छा ये बता दूं मैं आपको कि जो सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस है ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए, इंडिया के सभी इनोवेटर्स के लिए जो कि सेमी कंडक्टर्स टेक्नोलॉजी को इंडिया में इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, उसको इन्हेंस करना चाहते हैं। और इस सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करने की, ये 3 डेज का कॉन्फ्रेंस है जिसको कंडक्ट किया गया है बेंगलुरु में। और इसके पीछे सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के थ्रू इंडिया को वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके, सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके, और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस की इंडस्ट्री है, उसकी जो फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंसी है उसको हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया है, तो आप बताओगे बेंगलुरु में। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, इन विच इंडियन स्टेट डू वी हैव द जूट इंडस्ट्री? जूट उद्योग भारत के किस राज्य में है? आपको पता है कि अभी जो हमारे जूट उद्योग के मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनसे पश्चिम बंगाल के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मुलाकात की थी और उन्होंने जो पश्चिम बंगाल में जो फ्लरिश्ड हमारा जूट इंडस्ट्री है उस पर चिंता जताई थी कि जो मिल मालिक है वो बिचौलियों के थ्रू अधिक दामों पर रॉ जूट को खरीद करके और फिर उसपे फिनिश गुड्स को तैयार करते हैं, जबकि जो छोटे मोटे किसान हैं इससे उनको फायदा नहीं हो पाता और वो लगातार शोषण का शिकार होते चले जाते हैं। आपको ध्यान रखना है पूरे वर्ल्ड में जो बांग्लादेश है, ये आपको ध्यान रखनी है, बांग्लादेश जो है ये क्या चीज है, तो आप बताओगे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज की, तो आप बताओगे हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जूट कहाँ पे होती है? बांग्लादेश में। और सेकेंड हाईएस्ट प्रोडक्शन अगर पूछा जाए कहाँ पे होगी, तो आप बताओगे पश्चिम बंगाल में। एम आई क्लियर टू एवरीवन? एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इफ यू आर एंजॉयिंग द क्लास, ठीक है ना। इन विच ईयर वॉज सत्यजीत रे अवॉर्डेड विद द अकेडमी ऑनररी अवार्ड? सत्यजीत रे को किस वर्ष में अकादमी मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सत्यजीत रे एक फिल्म डायरेक्टर भी थे, सिनेमेटोग्राफर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे, और जो पैरेलल सिनेमा है, जो आर्ट सिनेमा है, उसके कहीं ना कहीं एक पितामह थे ये, ठीक है ना। और 1992 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, जिसको हम बोलते हैं ऑस्कर।
तो ऑस्कर का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, इससे सम्मानित किया गया था 1992 में, और 1992 में ही जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इन्हें सम्मानित किया था किस चीज से, तो आप बताओगे भारत रत्न से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत रत्न से और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अकेडमी अवार्ड, दोनों से आपको ध्यान रखना है कि सम्मानित किया गया था सत्यजीत रे साहब को। चलिए अगला प्रश्न ये है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज टू बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो अमेरिका की जो खुफिया विभाग है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाना है? इसके पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सीटीओ की बात की जा रही है। जो अमेरिका के सीआईए के पहले जो मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया जाएगा, तब बताओगे नंद मूलचंदानी। इनका नाम नहीं भूलना है आपको, इनका नाम क्या है? नंद मूलचंदानी। ही इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ टेक्नो, और ये क्या है? इंडियन बॉर्न अमेरिकन, ये भारतीय मूल के हैं, इंडियन बॉर्न अमेरिकन, ये आपको ध्यान रखना है। Am I clear to everyone? नमस्कार रेखा जी, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू नीति आयोग वाइस चेयरमैन। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सुमन बेरी, बैरी वोजवर्थ, अरविंद पनगरिया या फिर सादिक अहमद। ये पूछा गया है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू पीपल। तो आपको ध्यान रखना है भारत के एक बहुत ही रेनॉन्ड जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, इनका क्या नाम है? तो आपको ध्यान रखना है सुमन बेरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अर्थशास्त्री सुमन बेरी जो हैं ये अपॉइंट किए जा रहे हैं नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन के रूप में, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए विच मेडल हैज बीन बैक्ड बाय पीवी सिंधु इन द एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। जो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसमें पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? इज इट गोल्ड मेडल, इज इट सिल्वर मेडल, इज इट ब्रॉन्ज और नन? ठीक है ना। तो जापान की खिलाड़ी से हारने के बाद जो हमारी शटलर है पीवी सिंधु, इन्होंने जीता है किस मेडल को? तो आपको ध्यान रखना है कांस्य पदक को। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो आपको ध्यान रखना है कांस्य पदक। एम आई क्लियर टू एवरीवन? इसको सभी लोगों को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नाउ लेट्स प्रोसीड टू द न्यूज फॉर टुडे। अब आज के न्यूज को मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि हमारा जो शौर्य बैच है एग्जामपुर पे, इसमें CDS 2 2022 पे की कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो 2499 में। जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 1 पेपर 2 का कोर्स है उसको 2499 में, और जो CDS CAPF का कॉम्बो है इसको आप खरीद सकते हो 2999 में। जो OTA 2 2022 है उसको 1999 में। जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 2 है वो 999 में। जो FCAT 2 2022 है वो 1499 में। और जो CDS CAPF और FCAT इन तीनों का कॉम्बिनेशन है इसको आप खरीद सकते हो 3499 में। कितने में? तो आपको ध्यान रखना है 3499 में। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी कोर्स फी है इन सारे बैचेस के लिए। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द न्यूज फॉर टुडे। आपका सबसे पहला न्यूज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। आपको बता दूं मैं कि लगातार भारत की जो छवि है, भारत की जो रैंकिंग है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और आपको बता दूं मैं यहाँ पे कि इंडिया का जो प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है ये गिर करके आ चुका है कितने पे? 133 पे। आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन 2016 था ये, 150th रैंक थी इसकी 2021 में। और इस बात को रखा गया है किसको? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है ना, विच पब्लिश्ड इस 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो आपको बता दूं मैं कि 2016 में भारत की रैंकिंग अमॉन्ग 180 कंट्रीज 133 थी। 2021 में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग 150 थी। और जब हम बात कर रहे हैं किस चीज की? 2022 के रैंकिंग की, ठीक है ना। अगर हम 2022 के रैंकिंग की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये किस चीज को दर्शाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हाईलाइट्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम विच द जर्नलिस्ट, द न्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेटिजन्स हैव इन ईच कंट्री एंड द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू रिस्पेक्ट सच फ्रीडम। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि भारत जैसे देश में हम कह सकते हैं जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं क्या हो रही है? तो आपको ध्यान रखना है डिक्रीज कर रही है। इसको आपको एक चीज हो जाए, इस बार की रैंकिंग आपको ध्यान रखना है भारत की कितनी है? 150 है। तो 2021 की रैंकिंग क्या रखी गई है?
150 पे रखी गई है, और लास्ट टाइम कितने पे थी ये? 142 पे थी। तो लास्ट टाइम वी आर एट 142 और इस बार हम कितने पे आ गए? 150 पे आ गए। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी में, भारत के लोकतंत्र में जो जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना, जो लोग इंटरनेट पे अपने मतों को रखने का काम करते हैं, उसको नेटिजन्स कहा जाता है, और जो न्यूज चैनल्स और न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सरकार के द्वारा इतनी फ्रीडम नहीं दी गई है कि वो सरकार के लिए किसी बातों को, किसी पक्ष को रख सके। ये मानना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, जिसको कि पब्लिश किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसको आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि 2022 में जो रैंकिंग रिलीज की गई है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? 150 रखी गई है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिए कि पिछले साल इंडिया को लिस्ट किया गया था अंडर द कैटेगरी ऑफ बैड फॉर द जर्नलिस्ट एंड वाज लिस्टेड अमंग द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर जर्नलिस्ट, एंड लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग 142 थी। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि पिछले साल यानी कि 2021 की जब रैंकिंग आई थी, उसके आधार पे अगर पूछा जाए कि भारत को किस श्रेणी में रखा गया था इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ जर्नलिज्म, तो आपको ध्यान रखना है दे वेयर कंसिडर्ड एज द considered in the bad categories for journalism, और इनको लिस्ट किया गया था among the most dangerous places in the world for journalists। यानी कि आप कह सकते हो कि दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में सूचीबद्ध किया गया था। किसको? तो आप बताओगे भारत के पत्रकारों को। और पिछले साल इसकी रैंकिंग क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है 142, ठीक है ना। ये जो ट्रायो है नॉर्डिक कंट्रीज का, जिसमें आपको ध्यान रखना है नॉर्वे है, डेनमार्क है और स्वीडन है, ये सबसे ऊपर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के किस चीज में? तो आप बताओगे रैंकिंग में। नॉर्डिक कंट्रीज में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जो टॉप सबसे 3 कंट्रीज हैं, ठीक है ना। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो अभी नॉर्डिक कंट्रीज के दौरे पे भी हैं, आपको पता है अच्छे से। तो आपको ध्यान रखना है नॉर्डिक कंट्रीज इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, ठीक है ना, जहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। वहां पे कोई रोक टोक नहीं है, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है वहां के सोशल मीडिया में, वहां के न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में और वहां के जर्नलिस्ट के ऊपर। वहीं पे जो मोल्डोवा है, ठीक है ना, वो 48 रैंक पे है, बुल्गारिया का 91st रैंक है यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें। और ये कहा गया है कि लगातार लगातार आपको बता दिया जाए कि ऐसा माना जाता है कि कंट्रीज को वर्क करना चाहिए ताकि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको हम क्या कर सकें? प्रमोट कर सकें। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वर्ल्ड की जो 10 वर्स्ट कंट्रीज हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे, उसमें म्यांमार आती है 176 रैंक पे आउट ऑफ 188, ठीक है ना। सबसे बुरा हाल कहाँ पे है? नॉर्थ कोरिया। यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे निचले पैदान पे नॉर्थ कोरिया है। उसके ऊपर आपको आपकी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है इरिट्रिया है, उसके ऊपर ईरान है, फिर आपका तुर्कमेनिस्तान है और फिर चाइना है। मतलब आप इसमें एक चीज देख सकते हो कि अमेरिका को जिन जिन कंट्रीज से प्रॉब्लम है, आप इस बात को मेरे से ध्यान समझो कि अमेरिका को जिन जिन कंट्रीज से पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आर्म्स डील नहीं हो रही है उसकी, या जहां अमेरिका को परेशान किया जा रहा है जिन कंट्रीज के द्वारा, ठीक है ना, उन कंट्रीज की रैंकिंग इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे नीचे रखी गई है। और सबसे नीचे किसकी रैंकिंग है? नॉर्थ कोरिया की। उसके बाद आपकी कौन सी है? तो आप देखोगे एरिट्रिया की। उसके ऊपर किसको रखा गया? ईरान को। ईरान से भी प्रॉब्लम है, तुर्कमेनिस्तान से भी प्रॉब्लम है, चाइना से भी प्रॉब्लम है अमेरिका को। तो जहां जहां अमेरिका को जिन जिन कंट्रीज से प्रॉब्लम है, उनकी रैंकिंग आपको साफ नजर में आ रही है कि भाई वो सबसे क्या है? नीचे रखी गई है। आई बात समझ में? इसको प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या आप लोगों को, एक बार सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें और रिप्लाई करें। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, इंडियन एक्सप्रेस ने एक न्यूज कवर की है चरक शपथ के बारे में। आपको बता दूं मैं कि जो नेशनल मेडिकल काउंसिल हमारा है, जिसका नाम पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन था, अब वो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उन्होंने कहा था कि जो हिपोक्रेटिक ओथ है जो डॉक्टर्स लेते हैं जब वो एमबीबीएस के कोर्सेज में एनरोल होते हैं कि वो सद्भाव से लोगों की सेवा करेंगे, तो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने कहा था कि जो हिपोक्रेटिक ओथ जो डॉक्टर्स लेते हैं, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है, उसकी जगह आप चरक संहिता या चरक शपथ को क्या करो? लागू करो हमारे मेडिकल फील्ड्स में, ठीक है ना। अभी ये कंट्रोवर्सी इसलिए आ गई है कि जो मदुरई मेडिकल कॉलेज है तमिलनाडु में, उसके जो डीन हैं उनको रिमूव कर दिया गया है वहां की सरकार के द्वारा, जब नए स्टूडेंट्स को शपथ दिलाई गई थी संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। और किसके आधार पे? जो हमारे भारतीय ऋषि महर्षि थे चरक, उनके शब्दों को लेकर के। और जो हिपोक्रेटिक ओथ इंग्लिश में होती थी, यानी कि हिपोक्रेटिक ओथ जो इंग्लिश में जो शपथ इंग्लिश में दिलाई जाती थी, उस शपथ की जगह संस्कृत में चरक शपथ जो दिलाई गई है,
उस कारण से मदुरई मेडिकल कॉलेज के जो डीन है उनको उनके पद से क्या किया गया है, तो आपको बताया, ध्यान रखना है, हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो मदुरई मेडिकल कॉलेज के डीन आजकल चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि उनको रिमूव किया गया है उनकी पोजीशन से, क्योंकि उन्होंने जो अभी नए बैचेज हैं स्टूडेंट्स को, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के, उनको संस्कृत में शपथ दिलाई गई थी, ठीक है ना, जिसका श्रेय प्राचीन भारतीय ऋषि महर्षि चरक को जाता है। और जो पारंपरिक शपथ थी, इसको हम हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं, जो इंग्लिश में एडमिनिस्टर की जाती थी, उसकी जगह संस्कृत में ओथ दिलाई गई है हमारे न्यू स्टूडेंट्स को। आई बात समझ में, इसको ध्यान रखिएगा। सरकार ने कहा है कि इट वुड एडवाइज हेड्स ऑफ ऑल द स्टेट एंड मेडिकल कॉलेजेस थ्रू अ सर्कुलर टू ऑलवेज फॉलो द हिपोक्रेटिक ओथ विदाउट फेल। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है, तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वो सभी राज्य के जितने भी मेडिकल कॉलेज के हेड हैं उनको एक सर्कुलर के माध्यम से ये सूचना दी जाएगी कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में हिपोक्रेटिक ओथ को ही फॉलो किया जाए, चरक शपथ को फॉलो ना किया जाए। जबकि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने ऑलरेडी हाल ही में रिकमेंडेशन दे रखा था कि जो महर्षि चरक शपथ है उसको रिप्लेस किया जाए, शुड रिप्लेस द हिपोक्रेटिक ओथ, यानी कि जो हिपोक्रेटिक ओथ है उसकी जगह इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें महर्षि चरक शपथ को लागू किया जाए। और नए गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, ठीक है ना, जो मॉडिफाइड महर्षि चरक शपथ है इज रिकमेंडेड व्हेन अ कैंडिडेट इज इंट्रोड्यूस्ड टू अ मेडिकल एजुकेशन, यानी कि जब कोई भी स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में एंटर करते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, तो पढ़ाई की शुरुआत करते वक्त ही उनको हिपोक्रेटिक ओथ की जगह चरक शपथ जो है वो दिलाई जाए। और ये रिकमेंडेशन किसका है? नेशनल मेडिकल कमीशन का। लेकिन जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि सभी मेडिकल कॉलेजेस चरक शपथ को नहीं बल्कि जो ट्रेडिशनल हिपोक्रेटिक ओथ है उसी को फॉलो करेंगे। अब देखो, यही जो टकराव है ना, स्टेट वर्सेस यूनियन, ठीक है ना, स्टेट वर्सेस यूनियन, ये किस में आ जाता है? तो आप बताओगे सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अब जो राज्य सरकार है उसके खिलाफ केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में याचिका डाल सकती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये याचिका डालेगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का यूज करके और स्टेट और यूनियन के इस डिस्प्यूट को क्या करेगी? रिजॉल्व करने का कोशिश करेगी। क्योंकि आपको एक चीज समझने की जरूरत है यहाँ पे, एक चीज समझने की जरूरत है यहाँ पे कि तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। और जब नेशनल मेडिकल कमीशन जो सारे मेडिकल कॉलेजेस को एफिलिएशन देती है, जब उन्होंने इस बात को रिकमेंड कर रखा है कि ओथ जो है वो ट्रेडिशनल हिपोक्रेटिक ओथ की जगह पे हम चरक शपथ को लाएंगे, तो आखिर तमिलनाडु सरकार जो है वो चरक शपथ को लागू क्यों नहीं कर रही है? अब यही क्या हो जाएगा? विवाद का कारण बन जाएगा। किसके बीच में? राज्य और केंद्र के बीच में। और आपने सुना होगा कि जब राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद होती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू क्या कर सकती है? रिजॉल्व कर सकती है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना। और ये जो सेंट्रल स्टेट का जो खेल होता है ना, चूहा बिल्ली का, ये चलता ही रहता है, इसको आप कभी भी हटा नहीं सकते। अगर बात करें हम हिपोक्रेटिक ओथ की, तो ये एक एथिकल कोड है, ठीक है ना, जो कि एंशियंट ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स के नाम पे आधारित है और इसको पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। तो जो हिपोक्रेटिक शपथ है ये एक नैतिक संहिता है। ये क्या है हमारा? तो इथिकल कोड है जिसका श्रेय दिया जाता है प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेटस। यानी कि जो हिपोक्रेटिक ओथ है वो ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स के नाम पे है, जो कि एक बहुत बड़े फिजिशियन थे, ठीक है ना। और ये एक नैतिकता है, ये एक नैतिक संहिता है, ये एक नैतिक रूल्स रेगुलेशंस है जो हर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को क्या किया जाएगा? तो आप बताओगे, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। चरक संहिता, चरक ओथ, ठीक है ना, ये एक तरीके से वो टेक्स्ट है जो कि हमारे पारंपरिक जो आयुर्वेद मेडिसिन है उसके ऊपर बेस्ड है। और पहले और दूसरी शताब्दी में जो चरक फिजिशियन थे उनके नाम पे इस चरक शपथ को क्या किया गया? लाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जब नेशनल मेडिकल कमीशन रिकमेंड कर रही है कि आप हिपोक्रेटिक ओथ को रिप्लेस करो किसके साथ? चरक शपथ के साथ, तो सभी स्टेट गवर्नमेंट को इसको क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। चलिए, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या मैं आगे चलूं? जितने बच्चे लाइव हैं, जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं की है, शेयर नहीं की है, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आईआईटी मंडी, मंडी कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। वहां के इंजीनियर्स के द्वारा एक मॉलिक्यूल की खोज की गई है जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए बिल्कुल कैपेबल है। तो आईआईटी मंडी के द्वारा डिस्कवर किया गया है ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो सक्षम है, जो कैपेबल है
टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को क्या करने के लिए, तो आप बताओगे ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना। तो जो रिसर्चर्स हैं आईआईटी मंडी में, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक ड्रग मॉलिक्यूल को जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को अच्छे से ट्रीट कर सकती है। और ये जो नया मॉलिक्यूल डिस्कवर किया गया आईआईटी मंडी के रिसर्चर्स के, उसका नाम क्या रखा गया है, पीके 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। पीके 2 ये वो मॉलिक्यूल है जिसको आईआईटी मंडी के रिसर्चर्स के द्वारा डेवलप की गई है, जो कि हेल्प करती है इंसुलिन के रिलीज को ट्रिगर करने में हमारे पैनक्रियाज में, ठीक है ना। और आपको पता है कि पैनक्रियाज में जो बीटा सेल होती है, यहीं से रिलीज की जाती है किस चीज को, इंसुलिन को। और जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तब हमारे पास क्या होता है, डायबिटीज होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल पीके 2 है, ठीक है ना, ये जो मॉलिक्यूल पीके 2 है, इसको बॉडी में जब इंजेक्ट किया जाता है तो ये हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल को ट्रिगर करती है इंसुलिन को रिलीज करने के लिए, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर पीके 2 को आप ओरली भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, यानी कि एक टैबलेट्स के रूप में इस पीके 2 मॉलिक्यूल को हम स्वेलो कर सकते हैं, जो हमारे पैनक्रियाज पे काम करके बीटा सेल को ट्रिगर करके इंसुलिन को रिलीज करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ये जो रिसर्च टीम है, इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर साइमुलेशन मेथड्स को यूज किया, ठीक है ना, इन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए, ठीक है ना। और इन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के बाद जो पीके 2 पीके 3 पीके 4 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, जब इनकी बाइंडिंग की गई तो इससे एक नया सब्सटेंस बना जिसका नाम था GLP-1R। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और इन्होंने देखा कि जो पीके 2 है, इसकी सॉल्युबिलिटी हमारे बॉडी में बहुत आसानी से हो जाती है, और इसीलिए इन्होंने इसकी लैब टेस्टिंग के बाद ये अप्रूव किया कि जो पीके 2 मॉलिक्यूल्स है, ये जो हमारे बॉडी में इजिली सॉल्युबल हो जाती है, ये हमारे पैनक्रियाज पे काम करके और टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज को इजिली सॉल्व कर सकती है, ठीक है ना। रिसर्चर्स ने इस बात की खोज की है कि पीके 2 was rapidly absorbed by the gastrointestinal tract, which means that it can be used as an oral medication rather than an injection। तो एक सबसे अच्छी चीज ये है पीके 2 के बारे में कि इसको आपको इंसुलिन इंजेक्शंस की तरह बॉडी में इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो पीके 2 है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, ये बहुत ही परफेक्टली हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि इन पीके 2 मॉलिक्यूल्स को हम टैबलेट्स के फॉर्म में या पिल्स के फॉर्म में स्वेलो करके अपने बॉडी के अंदर इन मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करके, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली उपयोग कर सकते हैं इसका। एम आई क्लियर टू यू? तो आपको इस मॉलिक्यूल का नाम ध्यान रखना है पीके 2 मॉलिक्यूल्स। एम आई क्लियर टू एवरीवन? प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, और डायबिटीज किससे संबंधित है, इनसफिशिएंट रिलीज ऑफ इंसुलिन बाय द बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियाज, यानी कि हमारे पैनक्रियाज में अल्फा बीटा और गामा सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल खराब हो जाती है और वहां से इंसुलिन अपर्याप्त मात्रा में रिलीज होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है ना। द रिलीज ऑफ इंसुलिन एंटल्स मेनी इंट्रिकेट बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है ना। और उसमें सच एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं GLP-1R मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। इसी को कहीं ना कहीं ट्रिगर करने का काम करेगी कौन सा मॉलिक्यूल, तो आप बताओगे पीके 2। ये कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक है, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है। बस केवल आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं के द्वारा एक पीके 2 मॉलिक्यूल्स की खोज की गई है, जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इजिली सॉल्युबल हो सकती है, और इस कंपाउंड को यूज करके हम ट्रिगर कर सकते हैं पैनक्रियाज के बीटा सेल को इंसुलिन को रिलीज करने के लिए। एम आई क्लियर टू एवरीवन? इसको प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो, द हिंदू ने एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन पे न्यूज कवर किया है कि जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूसेस को हम प्रोपेगेट करना चाहते हैं, जिसके यूसेस को हम प्रमोट करना चाहते हैं अपने इकोसिस्टम में, ताकि एमिशन ऑफ कार्बन को हम कंट्रोल कर सकें, फॉसिल फ्यूल्स वाली जो ऑपरेटेड कार्स हैं या जो व्हीकल्स हैं उसको रिड्यूस कर सकें, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो यूज किया जाने वाला लिथियम आयन बैटरी है, इसके बहुत सारे ब्लास्ट के केसेस देखने को मिले हैं। यानी कि जो बैटरीज यूज की जा रही है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए, वो बैटरी इतनी सेफ नहीं है, और बहुत सारी गाड़ियों में देखना कैचिंग फायर यानी कि आग लग जाने की शिकायत आई। अब इस पे इस न्यूज को कवर किया गया है, देखना। बहुत मतलब आपको बता दूं मैं कि spate of incidents related to the burning of electric vehicles has resulted in the union government announcing an expert panel to investigate the battery explosions causing them, and a few manufacturers recalling batches of electric scooters after some caught fire।
यानी कि केंद्र सरकार ने, ठीक है ना, तुरंत एक पैनल का गठन किया है और कहा है कि आप जांच करो कि इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो यूज की जाने वाली बैटरी है, आखिर ये एक्सप्लोड क्यों कर रही है, आखिर ये फट क्यों रही है, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के यूसेस को प्रमोट करना चाहती है, लेकिन लोग इसको तभी अडॉप्ट करेंगे व्हेन इट इज सेफर टू यूज। जब ये सुरक्षित होगा उपयोग करने के लिए, तभी तो आप और हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब आपको देख कुछ घटनाएं घटी हैं जिसमें ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इसमें जो बैटरी यूज की जा रही है वो एक्सप्लोड हुई है, और इसी की जांच करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक एक्सपर्ट पैनल का क्या किया गया है, गठन किया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, ये कहीं ना कहीं तेजी से इसकी यूसेज बढ़ रही है, और ये एक ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस का एक हम कह सकते हैं प्राइम चॉइस बन रहा था इंडिया में। और कहीं ना कहीं 11 लाख इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जो है उसको रजिस्टर किया गया है वाहन के डेटाबेस में अप्रैल 2022 में। ये बहुत बड़ी बात है, केवल अप्रैल 2022 में 11 लाख इलेक्ट्रिक या बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जो हैं उनको रजिस्टर किया गया है वाहन के वेबसाइट पे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल गवर्नमेंट की। किस चीज के लिए? व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो केवल अप्रैल के महीने में 11 लाख आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रजिस्टर किया गया है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यूसेज को हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो इंक्रीज है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के यूसेज में, ठीक है ना, ये लार्जली हेल्प कर रहा है हमें किस चीज को, तो आप बताओगे कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की यूसेज है, इससे कहीं ना कहीं हम ये देख, इससे हमें मदद मिली है सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज दैट हैव फॉलन बाय एन एस्टिमेटेड 89% सिंस 2010। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के उपयोग में वृद्धि को लिथियम आयन बैटरी की लागत में उल्लेखनीय कमी से भी काफी हद तक मदद मिली है, जो 2010 के बाद अनुमानित 79% से 89% गिर गई है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की प्रोडक्शन बढ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूसेज बढ़ा है, तो जो लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन कॉस्ट है इसमें 89% से क्या आई है, कमी आई है। यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है किस चीज का, तो आप बताओगे लिथियम आयरन बैटरीज का, लिथियम आयरन बैटरीज का, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 89% की क्या आई है, तो आप बताओगे गिरावट यानी कि रिडक्शन। ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कंसर्न का विषय है, कहीं ना कहीं चिंता का कारण है कि भारत सहित जितने भी अन्य राज्य हैं, ये अन्य देश हैं, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में स्विच करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने के लिए क्या है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं किसको, मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है, ताकि जो कमर्शियल यूज है और जो पर्सनल यूज है उसमें हम इंडियन मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन को क्या कर सके, बढ़ा सकें। तो जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रही है, जिस हिसाब से हमारा कमिटमेंट है कि 2030 तक हम कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन से रिड्यूस करेंगे, 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल कंट्री बननी है, तो ऐसे कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एक सबसे बड़ा पेनिसिया है, एक सबसे बड़ा उपचार है। और इसी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए भारत सरकार लगातार इंसेंटिव्स दे रही हैं, रियायतें दे रही हैं, सब्सिडी दे रही हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि कम से कम कीमतों पे इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को हम कंज्यूमर तक क्या किया जाए, पहुंचाया जा सके, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो लगातार उपयोग बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, ठीक है ना, इससे कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड है, ठीक है ना, उसको बेहतर करने की हमें क्या है, जरूरत है, ताकि हम एक बेहतर ड्राइविंग इन्वायरमेंट और सेफ ड्राइविंग इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर सकें इंडियन राइडर्स के लिए। एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं आपको कि हमारा जो शौर्य बैच है, इस पे आप अभी भी एग्जाम 50 कूपन कोड को यूज करके 50% डिस्काउंट कोर्स पे अवेल कर सकते हो। जो CDS 2 2022 का कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हो 2499 में। जो असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 1 पेपर 2 का कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हो 2499 में। और जो CDS CAPF का कॉम्बो है, आप इसको ले सकते हो 2999 में। वहीं जो OTA 2 2022 की कोर्स है वो 1999, जो पेपर 2 ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट है वो 999, जो FCAT का बैच है उसको आप 1499, और जो CDS CAPF FCAT तीनों का कॉम्बिनेशन है इसको आप ले सकते हो 3499 में। आई बात समझ में? अभी जो PDF है तिवारी जी, ये आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो जिन बच्चों के पास मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है वो एक बार यहाँ पे शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चे उसको ज्वाइन कर लें। और मैं सुबह सुबह उसमें अपडेट भी डालता हूँ कि सेशन होनी है या नहीं होनी है। तो आप लोग जो करंट अफेयर GA GS बाय रोशन सर, ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, आप वहां से इसको
लिंक को कॉपी कर लो। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हमारा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट की है जिसमें 15% मेथनॉल को ब्लेंड किया गया है पेट्रोल के साथ। यानी कि असम के एक रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 15% मेथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया है, और इसके ब्लेंडिंग से जो पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम आएगी, CO2 के एमिशन में कमी आएगी, और जितना परसेंट मेथेनॉल हम ब्लेंड कर रहे हैं, मिला रहे हैं, उतना परसेंट हमें क्रूड ऑयल क्या करना पड़ेगा, तो आप बताओगे कम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रोल आउट किया है M15 पेट्रोल, दैट इज मेथेनॉल 15, ये ध्यान रखना है। IOC ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है M15 पेट्रोल, जिसमें 15% मेथेनॉल को मिलाया गया है, ब्लेंड किया गया है किसके साथ, पेट्रोल के साथ, और इसकी शुरुआत की गई है असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक बड़े कदम को उठाते हुए 15% मेथेनॉल को ब्लेंड किया है किसके साथ, तो बताओगे क्रूड पेट्रोल के साथ। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसको असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में लाया गया है IOC के द्वारा, ड्यू टू द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ मेथनॉल, क्योंकि वहां पे मेथनॉल जो है वो ऑलरेडी इजिली अवेलेबल थी, ठीक है ना। और इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जो कि दिग्बोई रिफाइनरी के पास में पड़ता है, ठीक है ना। तो असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में M15 फ्यूल को रोल आउट किया गया IOC के द्वारा, जिसमें पेट्रोल के साथ 15% मेथनॉल को ब्लेंड की गई है। अब ये जो 15% मेथनॉल को आपने ब्लेंड किया है, इससे जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में कमी आएगी, कितने से, 5 to 10% से। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 15% मेथनॉल के ब्लेंडिंग से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इसमें 5 to 10% की क्या आएगी, गिरावट आएगी, ठीक है ना। और जब आप 15% मेथनॉल को पेट्रोल में क्या करते हो, आप ब्लेंड करोगे, ठीक है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं 20% से कमी, 20% कमी आएगी किसमें, नाइट्रस ऑक्साइड में, सल्फर ऑक्साइड में, और इससे कहीं ना कहीं जो अर्बन एयर क्वालिटी है, यानी कि जो शहरी हवाओं की जो गुणवत्ता है, जो शहरी क्षेत्र में जो वायु की गुणवत्ता है, इसमें क्या आएगी, बढ़ोतरी आएगी। आपको पता है कि दिल्ली NCR का जो पूरा एरिया है, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एयर यहीं पे है पूरे इंडिया के अंदर, जो कि बहुत टॉक्सिक एयर को हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही, आप कह सकते हो, इनएविटेबल चीजें हैं कि हमें ना चाहते हुए भी इन एयर को इनहेल करना पड़ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि जो 15% मेथनॉल की ब्लेंडिंग की गई है पेट्रोल में, इससे जो कार्बन एमिशन है उसमें 5 से 10% की कमी आएगी, और इसके अलावा जो अन्य ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, इसमें 20% की क्या आएगी, गिरावट आएगी, ठीक है ना। आप जब पेट्रोल को मेथनॉल के साथ ब्लेंड करोगे, ठीक है ना, तो इससे कहीं ना कहीं जो ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस में राइजिंग हो रही है इसमें भी कमी आएगी। तो आप ये बताओ, ठीक है ना, आप ये बताओ आप की कितनी सही चीज है कि जब हम मेथनॉल से उसको ब्लेंड कर रहे हैं तो जो तेल की बढ़ती कीमतें हैं उसको भी इससे कम किया जा सकता है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है मेथनॉल ब्लेंडिंग से कहीं ना कहीं हमें इस बात की स्वतंत्रता मिलेगी कि हम अपने इंपोर्ट के बर्डन को क्या कर सके, कम कर सकें। यदि आप 15% मेथनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर रहे हो तो 15% जो है क्रूड ऑयल आप क्या करोगे, कम इंपोर्ट करोगे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 15% मेथनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने का फायदा ये है कि इससे कार्बन एमिशन में 5 to 10% की कमी आएगी, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड के एमिशन में 20% से कमी आएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सर्जिंग फ्यूल प्राइसेस हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो भी हमारी घट जाएगी, कितने से, कुछ ना कुछ परसेंटेज से वहां भी कमी आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जितना परसेंट मेथनॉल हमने क्या किया है, ब्लेंड किया है, उतने परसेंट से क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए, अगला न्यूज हमारा है बिजनेस स्टैंडर्ड से, जिसमें भारत के जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके एक्सपोर्ट की चर्चा की गई है। तो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है इसमें हमने रिकॉर्ड तोड़ जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन है उसको क्या किया है, भारत से बाहर भेजा है, एक्सपोर्ट किया है। और कोविड-19 पेंडेमिक होने के बावजूद, ठीक है ना, जो फार्मा सेक्टर्स का एक्सपोर्ट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट रहा है 2021-22 के वित्तीय वर्ष में, ठीक है ना। तो आपको बता दूं कि 2013-14 में जो इंडिया के फार्मा सेक्टर का एक्सपोर्ट वैल्यू था वो लगभग था 90,000 करोड़, और 2021-22 में ये बढ़ के कितना हो गया है, 1,80,000 करोड़। बस सिंपल ये ध्यान रखो कि जहां पे 2013-14 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट की वैल्यू 90,000 करोड़ के आसपास थी, वहीं पे ये वैल्यू कितने पे हो गई है, 1,83,000 करोड़, यानी कि 2013-14 के मुकाबले 103% का जंप है किसमें,
फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में। ये ध्यान रख सकते हो 103% की क्या है, तो आप बताओगे हाइक है, या 103% का क्या है हमारा जंप है, किसमें, तो आप कह सकते हो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में, ठीक है ना। तो जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है, हम ये कह सकते हैं जो हमारा फार्मा एक्सपोर्ट है, इस फार्मा एक्सपोर्ट में कितने का जंप है, तो आप बताओगे 103% का। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज डू रिमेंबर दैट, ठीक है ना। आपको बता दूं मैं कि जो एक्सपोर्ट्स है 2021-22 में, इट सस्टेन्ड अ पॉजिटिव ग्रोथ डिस्पाइट द ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शंस एंड ड्रॉप इन डिमांड फॉर कोविड रिलेटेड मेडिसिन, ठीक है ना। जो वैश्विक व्यापार व्यवधानों और कोविड से संबंधित दवाओं की मांग में गिरावट के बावजूद 2021-22 में जो निर्यात है उसमें क्या है, सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। तो इसके बावजूद कि पूरा ग्लोबल ट्रेड जो हमारा है वो डिसरप्ट रहा कोविड-19 के कारण, फिर भी इंडिया का जो फार्मा एक्सपोर्ट था वो लगातार क्या है, बढ़ती चली गई थी। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का, तो बताओगे मेडिसिन का, एंड 14th बाय वैल्यू पूरे वर्ल्ड में। आपको ध्यान रखना है India is the third largest worldwide producer of the pharma which one, तो आप बताओगे मेडिसिन। इसको आपको ध्यान रखना है। तो भारत उत्पादन के मामले में मात्रा के अनुसार दुनिया भर में तीसरे स्थान पे आता है। और अगर हम मेडिसिन वैल्यू की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हम कौन से पोजीशन पे आते हैं, 14 पोजीशंस पे आते हैं। जो करंट मार्केट साइज है हमारे दवा उद्योग का या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का वो $50 बिलियन का है, ठीक है ना। तो हमारा जो घरेलू वर्तमान वैल्यू है किस चीज की, तो हम बताएंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, वो कितनी है, तो $50 बिलियन की। ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों, ठीक है ना। वहीं पे आपको ध्यान रखना है द शेयर ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट इज 5.92%, और इंडिया का ग्लोबल मार्केट में जो एक्सपोर्ट शेयर है वो कितने परसेंट का है, 5.92% का। ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्लोबली इंडिया अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 6% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट, यानी कि पूरे विश्व में जितनी दवाइयों का निर्यात होता है उसमें भारत का कितना योगदान है, 6% का, ठीक है ना। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इंडियाज टॉप 5 फार्मा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस आर यूएस, यूके, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड नाइजीरिया। तो भारत सबसे ज्यादा जहां पे दवाइयों का एक्सपोर्ट करता है या फार्मास्यूटिकल्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कौन कौन सी कंट्री है, सबसे अधिक एक्सपोर्ट हमारा होता है अमेरिका को, उसके बाद यूके को, फिर साउथ अफ्रीका को, फिर रशिया को और नाइजीरिया को, ठीक है ना। तो इंडिया जो टॉप 5 डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड है जहां पे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन को, वो कौन कौन सी हो गई, यूएस, यूके, साउथ अफ्रीका, रशिया और नाइजीरिया। यूएस, यूके, साउथ अफ्रीका, रशिया और नाइजीरिया। चलिए अब आज के स्टैटिक जीके में डिस्कस करेंगे हम लोग वृषभ जयंती के बारे में, ठीक है ना। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो वृषावन संत थे, इनका जन्म जो है वो वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष को तीसरे दिन हुआ था, ठीक है ना। और इसको हम लोग जनरली अप्रैल या मई महीने में इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सेलिब्रेट किया जाता है। इस वृषावन जयंती को सेलिब्रेट करने के पीछे जो मेन उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करना, सार्वभौमिक भाईचारों को प्रमोट करना, और वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा लक्ष्य है, ठीक है ना, कि द होल वर्ल्ड इज द गेस्ट, वो वसुदेव कुटुंबकम की बात हम लोग कर रहे हैं, कि वसुदेव कुटुंबकम की हम बात कर रहे हैं, उसको प्रमोट करने का और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करने के लिए। तो वसावन जो थे उन्होंने अपने कविता के माध्यम से सामाजिक जागृति फैलाना शुरू किया। उसके साथ साथ आप कह सकते हो उन्होंने जो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन थी उसका उन्होंने क्या किया था, खंडन किया था, ठीक है ना। उन्होंने बिज्जल के राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते बसवन्ना ने अनुभव मंडप की शुरुआत की, जो बाद में सभी वर्गों के लिए जीवन के आध्यात्मिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने का सामान्य केंद्र बन गया। और बसवेश्वर के साक्षात्कार कार्यों में वचन साहित्य सबसे बड़ा शामिल है। उनकी जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं उसमें आपको ध्यान रखना है जो वचन साहित्य है वो उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। कौन सी, तो आपको ध्यान रखना है वचन साहित्य। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पुस्तक है वचन साहित्य। एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक थी, ठीक है ना। बसावन के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था सरना समुदाय के लोगों को विकसित करने में। वो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, कवि थे, ठीक है ना। और उन्होंने समाज के अंदर जो भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए, आपसी भाईचारों को प्रमोट करने के लिए खुल करके जीवन पर्यंत काम किया था। चलिए आज के वर्ल्ड नजर का पहला न्यूज है कि बांग्लादेश हैज डिस्कवर्ड अ न्यू गैस फील्ड विद द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस
20 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस पर डे एट द कोयलास्तिला गैस फील्ड। देखना, बांग्लादेश ने कोयलास्तिला गैस क्षेत्र में प्रतिदिन 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन करने की क्षमता के साथ एक नए गैस की क्षेत्र की खोज की है। तो बांग्लादेश में एक नया गैस फील्ड डिस्कवर किया गया, एक नई गैस फील्ड की खोज की गई है जिसकी क्षमता है कि वो 20 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस 20 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस पर डे क्या कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, उत्पादित कर सकता है। चलिए, हर्षदा शरद गरूर, हर्षदा शरद गरूर became the India's first weightlifter to win a gold medal at the IWF Junior World Championship in which place you can say हेराक्लियन इन ग्रीस। तो ग्रीस में चल रहे जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो वेट लिफ्टिंग जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो वेट लिफ्टिंग हमारा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो ग्रीस के कहाँ पे चल रही थी, हेराक्लियन में, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली जो भारोत्तोलक है, उनका नाम क्या है, हर्षदा शरद गरूर। ये आपको ध्यान रखना है, हर्षदा शरद गरूर या हर्षदा शरद became the India's first weightlifter to win the gold medal एट द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन चैंपियनशिप, जो कहां पे हो रही थी, तो आप बताओगे ग्रीस के कहां पे, हेराक्लियन में, ठीक है ना। तो ग्रीस के हेराक्लियन में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली जो भारोत्तोलक है, उनका नाम क्या है, हर्षदा शरद। ये ध्यान रखना है। सिंगल यूज मास्क, आप देखो जो सिंगल यूज मास्क है, जिसको हम एक बार यूज करते हैं थ्रो कर देते हैं, जिसको सबसे अधिक लोगों ने पेंडेमिक के समय में यूज किया, अब ये बहुत बड़ी समस्या बन रही है, किसके लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। और रिसर्चर्स का मानना है कि ये जो मास्क फेंके गए हैं यूज करने के बाद, यदि आप इसको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज करो, तो इससे जो सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी है और जो कंक्रीट है वो क्या हो जाएगा, काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो सिंगल यूज मास्क हमारे एनवायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हो खतरा बन रहा था, उन मास्कों को कहा गया है कि आप सीमेंट के मिक्सचर के साथ यूज कीजिए, और जब आप उस सीमेंट के मिक्सचर के साथ इसको यूज करोगे कंक्रीट बनाने के लिए, तो वो कंक्रीट काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखो, हम लोग तो जुगाड़ू लोग हैं, भारतीय लोग, हमने मास्क फेंका और शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने इसका एक रास्ता निकाल लिया कि जो ये फेंके गए मास्क हैं, जो सिंगल यूज मास्क हैं, जो एनवायरमेंट के लिए एक हजार्ड का काम कर रहा था, यदि आप उसको सीमेंट के मिक्सचर के साथ मिला दो, ठीक है ना, तो इससे फायदा क्या होगा कि जो सीमेंट की स्ट्रांग जो ठोसपन है उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम जो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना में जो सड़कें बनती हैं, उसमें इसको इस्तेमाल कर दें तो सड़कें हमारी क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएगी। अभी गूगल ने तेलंगाना सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया है, और इसका मकसद है कि ये कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए और सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेलंगाना सरकार को मुहैया कराएगी उन सभी तकनीकों को, जिससे कि हम इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। तो आपको ध्यान रखना है, गूगल ने इस बात की घोषणा की है कि उन्होंने तेलंगाना सरकार के साथ एक अग्रीमेंट किया है, और उसका केवल और केवल एक ही मकसद है, तेलंगाना सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान करना, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना, जिससे कि वो इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने में उनको क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की जो सेंट्रल बैंक है, इन्होंने लगभग 10 साल के बाद वहां का जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाया है 0.25% से 0.35% पे, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में सेंट्रल बैंक ने लगभग एक दशक से अधिक समय के बाद पहली बार ब्याज दरों में 0.25 से 0.35% की क्या की है, तो आप बताओगे। पिछले 10 साल में 10 बेसिस पॉइंट से वहां के इंटरेस्ट रेट को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, और ये 10 साल में पहली बार हुआ है। अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ये चेंजेस जो है वो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके द्वारा रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप बता दूं मैं आप लोगों को कि जो आपका शौर्य बैच है, इसमें CDS 2 कोर्स को आप अवेल कर सकते हो 2499 में। जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 1 पेपर 2 है उसको 2499 में। जो CDS CAPF का कॉम्बो है इसको आप अवेल कर सकते हो ₹2999 में। जो OTA 2 2022 है इसको 1999 में। असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 2 को 999 में। FCAT के बैच को आप सब्सक्राइब कर सकते हो 1499 में। और जो CDS CAPF FCAT इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, इस बैच को आप अवेल कर सकते हो 3499 में। तो ये आज के लिए सफिशियंट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से सुबह 11 बजे
इसी यूट्यूब सेशन पे, जहां पे मैं आज आप लोगों को डिस्कस करूंगा बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स पे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको मैं पढ़ाऊंगा आज 11 बजे। तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए, और करंट अफेयर्स पे कल सुबह 8 बजे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, एंड डू टेक very good care of yourself. Thanks a lot, everybody.